चलिए आज हम आइए क्लास में अपने आप को कंसंट्रेट कर लीजिए और व्यवस्थित हो जाइए। और हम अब अगला देख रहे हैं। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण जनजाति के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम आम नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो भी हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या क्या जनजातियां रहती हैं, उनका सामाजिक लोक संस्कृति कैसा है, क्योंकि यह सामान्य ज्ञान है, सभी नागरिकों को जानना चाहिए। और जो परीक्षार्थी हैं उनको अपने लिए जानना चाहिए कि हमें एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के ये सामाजिक परिदृश्य सबसे बड़ा पार्ट है, और जो लोक सेवा आयोग है या व्यापम की परीक्षा है, इसमें तो ये पार्ट, जनजातीय पार्ट एकदम समाहित है, कहीं से भी उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी तैयारी हर जगह से करनी है। उरांव जनजाति हम आज देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है जो उत्तरी सरगुजा मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में निवास करती हैं। और ये उरांव जनजाति है जरूर उत्तरी क्षेत्र में रहती है, लेकिन ये भाषा परिवार इनकी पृथक हो जाती है। तो ये भाषा परिवार कहाँ से पृथक हो गया, ये चले गई द्रविड़ भाषा परिवार में। तो कुछ चीजें बहुत खास हैं जो इनमें याद रखनी है। चलिए हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि भारत में कहाँ थी, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, क्या है इनकी लोकाचार, आइए देखते हैं। ये है उरांव जनजाति, जिसमें महिलाएं इस तरह का वस्त्र पहनती हैं और अपने नृत्य को करती हैं, जो भी इनमें कर्मा नृत्य है या जो सरहुल नृत्य है, ऐसे अवसरों में बढ़िया तैयार होती हैं। और छत्तीसगढ़ की जितनी जो आभूषण देखे हैं, सारे आभूषणों के साथ खूबसूरती के साथ ये तैयार होती हैं और अपने नृत्य पर्व को मनाती हैं। जैसा हमने गोंड जनजाति को देखा था, जैसा हमने कंवर जनजाति को देखा था, उरांव जनजाति भी उसी प्रकार से उन्हीं क्षेत्रों पे निवास करती हैं। तो आइए देखते हैं इनका निवास क्षेत्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा ये कई राज्यों में रहती हैं, इनका पारिवारिक संबंध है, वहां से उनके कुल गोत्र जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये भारत के केंद्रीय भाग में रहती हैं। भारत का केंद्रीय भाग कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारा जो एरिया है, झारखंड, ये सारा एरिया है, ये भारत का मध्य भाग है। यहाँ पर जो छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर ये जनजातियां निवास करती हैं और वो खनिज की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण पठार बनता है। तो ये पठार का फैलाव बहुत जगह क्षेत्रों पे है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मुख्य रूप से ये झारखंड, ये आपका झारखंड हो गया पूरा। जो उरांव जनजाति है झारखंड में ज्यादा रहती है, इनका मुख्य निवास स्थान झारखंड है। उसके बाद मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, ये पूरा छत्तीसगढ़। फिर उड़ीसा, ये पूरा उड़ीसा। और बिहार, ये बिहार। देख रहे हैं कि भारत का पूरा मध्य क्षेत्र इनके निवास स्थान से है, घिरा हुआ है। तो इनके निवास स्थान को भारत का मध्य भाग माना गया है। इसमें आपको एक चीज और बता देते हैं, अभी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड है। मैप में अच्छे से देख लीजिए कि झारखंड छत्तीसगढ़ के जस्ट पूर्वी दिशा की ओर है, मतलब उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है। और ये जो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से झारखंड का और छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग लगा हुआ है। छोटा नागपुर का पठार है, वो पूरा यहाँ से ऐसे करके फैला हुआ है। ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। इसको अच्छे से अभी ध्यान कर लीजिए। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर छोटे नागपुर के पूरे पठार एरिया में कौन फैली है, उरांव जनजाति फैली हुई है। और छोटा नागपुर का पठार थोड़ा सा कहाँ फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, जसपुर के साइड में फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कि जो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है वो किस भूभाग का हिस्सा है। तो आप यहाँ पर उत्तर लोगे छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। जब आप भारत के छत्तीसगढ़ के भूभागों का वर्णन करोगे, यहाँ पर देखोगे कि बुंदेलखंड का पठार
पठार, इधर देखोगे जसपुर सामरी का पाठ प्रदेश, नीचे देखोगे दंडकारण्य का भूभाग, और बीच में देखोगे छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। तो आप यहाँ पर जो जसपुर सामरी का पाठ प्रदेश देखोगे वो किसका हिस्सा है? वो छोटे नागपुर के पठार का हिस्सा है, और ये जनजातियां भी छोटे नागपुर के पठार के हिस्से में निवास करती हैं। तो ये सारा चीज करेक्ट होता है यहाँ पर। देखिए छत्तीसगढ़ में निवास, अब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उरांव जनजाति का निवास कहाँ कहाँ पर है। तो ये मान लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि पूरी तरह ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में निवास करती हैं। उत्तरी हिस्सा ये हुआ पूरा, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी भाग है, और ये छत्तीसगढ़ का पूरा यहाँ से लेकर मध्य भाग है। जब आप कृषि पोर्शन को पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक वाले पार्ट में जाओगे तो कृषि क्षेत्र को पढ़ोगे, तो कृषि क्षेत्र में इन चीजों को अच्छे से पढ़ोगे कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में कौन सी कृषि होती है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कौन सी कृषि होती है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में क्या कृषि होती है। तो ये सारा कृषि प्रदेश के हिसाब से ऐसा बंटवारा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि उत्तरी भाग में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में उरांव जनजाति का निवास स्थान है। ये देखिए कोरिया, यहाँ पर ये कोरिया हो गया पूरा, बलरामपुर, ये बलरामपुर हो गया, जसपुर ये हो गया, जसपुर हो गया, और सरगुजा ये हो गया, सरगुजा, रायगढ़ ये हो गया, रायगढ़। इसका मतलब है कि मान लो ये पूरा क्षेत्र उरांव जनजाति से भरा पूरा एरिया है। ये उरांव जनजाति से भरा पूरा एरिया है, और यही से जो झारखंड लगा है, ये पूरा झारखंड जो लगा है, ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार का कुछ भूभाग यहाँ तक फैला हुआ है, और उरांव जनजाति उसमें भी निवास करती है। और जसपुर सामरी पाठ प्रदेश किसका हिस्सा है? तो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आप इसको बना लोगे, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, देख लेना। चलिए आइए देखते हैं भाषा परिवार जो हमारी उरांव जनजाति है वो कौन सी भाषा परिवार की है। यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आप इनको उत्तरी क्षेत्र में देखकर कभी भी मुंडा भाषा परिवार में नहीं लोगे। इनको आप विशेष ध्यान रखना, ये अपवाद, इसको अपवाद मान लो। जो अपवाद वाली चीजें होती हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने कब आया है उसको अभी नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन आप लगाओगे तो इस चीजों को पाओगे कि जो उरांव जनजाति है कौन से भाषा परिवार में आती है, कुड़ुख कौन से भाषा परिवार में आता है। तो ये सीधे सीधे दक्षिण मतलब जो है द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार में इनका बोली भाषा आता है, क्योंकि इनका जो लैंग्वेज है वो नीचे जो द्रविड़ भाषा परिवार में है उससे मैच करता है, और उसकी श्रेणी में इसको रखा गया। सीधे मतलब उत्तर से दक्षिण इनका बोली भाषा आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इनकी बोली क्या है। कुड़ुख है, कुड़ुख ये अपनी बोली जो इनकी में बोली जाती है उसको कुड़ुख बोली कहा जाता है। ये इनकी संपर्क बोली है, इसी से संपर्क बोली है। अपने पारिवारिक रिश्तों में या फिर दूसरे राज्यों में जो इनके परिवार रहे उनसे ये कुड़ुख बोली में बोलती हैं। अब ये छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मेन एरिया में रहती हैं। इनका जो बोली भाषा है उसमें छत्तीसगढ़ी भी शामिल है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक साक्षर जनजाति जिसे बोला जाएगा वो उरांव जनजाति है। देखिए उरांव जनजाति सर्वाधिक साक्षर, अभी भी बहुत इनमें मतलब शिक्षा का बहुत ज्यादा जो कहना चाहिए जागृति है। ये शुरू से ही शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। जो भी इनका दिनचर्या है वो शिक्षा के प्रति समर्पित रहता है। ये अपने को ही नहीं बल्कि दूसरे को भी मदद करते हैं शिक्षा के मामले में। तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही साक्षर है, और ये छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनसंख्या है। देखिए इनमें ईसाई धर्म के जो धर्मावलंबी हैं ज्यादा संख्या में है, क्योंकि हिंदू मानने वाले भी हैं और ईसाई मानने वाले भी हैं। ये अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमें क्या धर्म लेना है। तो इनमें सबसे ज्यादा ईसाई धर्मावलंबी आते हैं।
चलिए इनके आर्थिक जीवन पर देखते हैं। आर्थिक जीवन, आर्थिक स्रोत जैसा सब में कृषि होता है, इनमें भी सामान्यतः पूरी तरह कृषि अच्छे से होती है। पशुपालन भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी कृषि और पशुपालन में बहुत ज्यादा अच्छे से लगे हुए होते हैं, क्योंकि सभी में जन स्तर जो होता है सब में अलग अलग होता है। निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग, जैसा जिसका रहा है, जैसा जिसने मेहनत की है उस हिसाब से इनमें भी समाज कई स्तरों में बटा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं वो पूरी तरह से पशुपालन में है। वनोपज को लाने में मतलब अपने जीवन को लगा रहे हैं। जैसे भी जीवन कट जाए पर अपने बच्चों का, परिवार का जीवन चला रही हैं। तो यहाँ पर कृषि है, वनोपज संग्रहण है, और बस इतना है। मान लीजिए कि कृषि और वनोपज संग्रहण मेन रूप से इनके में है। जो भी पशु वगैरह, चिड़िया पक्षी जो भी खाद्य पदार्थ यूज करते हैं वो सब कर सकते हैं। अब देखिए पेय पदार्थ, जो उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया होता है। उरांव पोसना भी होता है। सभी जनजाति में कुछ ना कुछ पेय पदार्थ है जो अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं, जो अपने आराध्य देव को समर्पित करते हैं, और उनके धर्म, संस्कृति, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, लोक संस्कृति, लोक पर्व जो भी आयोजन कर रहे हैं सब में एक पेय पदार्थ का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं टोटम। हमने टोटम बताया था क्या होता है। टोटम मतलब होता है गढ़ चिन्ह या वंश चिन्ह, ऐसा ही इनमें भी है कुछ। तो देखते हैं कि इनमें टोटम क्या है। कुछ छूने की मनाही। इसमें बोंगावाद को भी याद रखिएगा, ये बोंगावाद से भी संबंधित है। बोंगावाद माने क्या हुआ? अदृश्य शक्ति में विश्वास। कुछ चीजों की मनाही होती है, कुछ चीजों का परहेज होता है कि ऐसा करेंगे तो कुछ खराब हो सकता है, और ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ ठीक हो सकता है। तो उरांव जनजाति में कुछ ऐसा मनाही है। चलिए देखते हैं। वर्जना है, तो खेती किसानी कार्य में महिलाओं को हल छूने की मनाही है। खेती किसानी कार्यों में महिलाओं को हल छूने की मनाही है, परंतु अगर वो बीज छींटती हैं तो शुभ माना जाता है। देखिए फिर से समझ लीजिए कि जो उरांव जनजाति में है, जो खेती और कृषि कार्य कर रहे हैं, जुताई हो रहा है, उस समय उनको हल छूने की मनाही होती है, क्योंकि उनमें ऐसी मान्यता है कि अगर हल छू देते हैं महिलाएं तो अकाल आने की संभावना होती है। अगर वो बीज डाल देती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखो वैसे भी हल चलाने का काम इनको नहीं करना चाहिए, बहुत मेहनत का काम होता है। जमीन कच्ची, बहुत सॉलिड जमीन से आपको हल चलाना है, तो ये सब महिलाओं को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इनको अच्छे से किसी से करवाना चाहिए, ताकि धरती को भी अच्छे से उगाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर महिलाओं को नहीं हल छूना चाहिए, ऐसा इनके में बोंगावाद है। ये इस चीज को याद रखेंगे, इसको इजी मत लेंगे आप लोग, इसको बहुत विशेष तौर पे याद रखेंगे कि किस जनजाति में महिलाओं को हल छूने की मनाही है। तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति में। अब इनके सामाजिक जीवन को देखते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा है। तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। चूंकि सभी समाज पितृसत्तात्मक है, तो उरांव समाज भी पितृसत्तात्मक है। पिता के कुल गोत्र से वंश आगे बढ़ रहा है। आगे देखते हैं उपजाति। उपजाति इनका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसान, कुड़ास, धांगर, धनका। ये धांगर धनका से तो आपको याद हो चुका है। जो इनका युवा गृह है धूमपुरिया, उसमें भी धांगर आया था। धांगर महतो, बारकी धांगरीन, धांगर धांगरीन हमने देखा था सदस्य होते हैं युवा गृह के। ये वहां से अच्छे से याद हो जाएगा धांगर और धनका। किसान कुड़ास को याद कर लेना कि यहाँ पर कि किसान कुड़ास उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। ये छोटा सा ट्रिकी है, इसको याद कर लेंगे। तो किसान से हो जाएगा ये किसान, और कुड़ास से हो जाएगा ये कुड़ास, और उड़ा से हो जाएगा उड़ाव। इस तरह से तीनों आपका याद हो गया कि उपजाति एक साथ कनेक्ट हो गई है कि किसान कुड़ास उड़ा रहा है, तीनों कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं इनमें गोत्र, कौन कौन से गोत्र के टाइटल के इसमें होते हैं। तिग्गा हमेशा सुने होंगे, तिग्गा, तिर्की, टोपो, मिंच, बेक, कुजूर, खाखा, इक्का। अक्सर आसपास आप देखे होंगे इस तरह के टाइटल मिल जाएंगे। इनका पुजारी देखते हैं कौन है। पाहन। जो उरांव जनजाति में पुजारी होते हैं उसको पाहन कहा जाता है। पाहन एक जगह और पढ़ा गया है, याद करो।
इससे पहले हमने पाहन को देखा था बिरहोर में, क्योंकि कुछ जनजातियां अपना एक्सेप्ट कर सकती हैं कई चीजों को कि हम भी पाहन बोलेंगे, तो और यहाँ पर उरांव भी पाहन बोलती हैं। तो ऐसे याद कर लो, दोनों को एक साथ याद कर लो कि जो वीरहोर होते हैं, वीर होते हैं, पाहन को उड़ाकर ले जाते हैं। तो तीनों एक साथ याद हो जाएगा, जो वीर होते हैं वो पाहन यानी पछाड़ को उड़ाकर ले जाते हैं। तो वीरहोर, पाहन, उड़ाव तीनों एक साथ याद हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा या दोनों को पूछा जाएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इनके सांस्कृतिक जीवन। इनका सांस्कृतिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका सांस्कृतिक जीवन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। देखिए चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा इनका प्रमुख लोक संस्कृति है जो हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से देखा जाता है और हम पढ़ने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सरहुल त्योहार या खट्टी पर्व, सरहुल त्योहार को ही खट्टी पर्व कहा जाता है। इस खट्टी पर्व पर क्वेश्चन आ चुका है, इस खट्टी पर्व पर क्वेश्चन आ चुका है कि खट्टी पर्व क्या है, खट्टी पर्व किसका है। तो सीधे सीधे उरांव जनजाति का होता है खट्टी पर्व। इसी को बोला जाता है सरहुल त्योहार। इसी में होता है सरहुल नृत्य, सरहुल नृत्य इसी में होता है। इसके बारे में भी वही उत्तर होगा, खट्टी के बारे में भी वही उत्तर होगा, सरहुल त्योहार के बारे में भी वही उत्तर होगा। तीनों का उत्तर एक ही होगा। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जो सरहुल त्योहार है या सरहुल नृत्य है या खट्टी पर्व है, ये कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जो चैत्र महीना है, जो हिंदी तिथि के अनुसार चैत का महीना है, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे चैत, चैत का जो पूर्णिमा होता है उस समय इस त्योहार को मनाया जाता है और यहाँ पर उनके देवता की पूजा की जाती है। तो आइए देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है। जो सरहुल त्योहार है, सरहुल त्योहार, सरहुल नृत्य, खट्टी पर्व सब एक ही है, सबका आंसर एक ही होगा। ऐसा नहीं कि सरहुल नृत्य में हम क्या लिखें और सरहुल त्योहार में हम क्या लिखें, सब एक है। चलिए देखते हैं कि हमने देख लिया कि चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यहाँ पर सरना देवी की पूजा की जाती है और धर्मेश देवता की पूजा की जाती है। धर्मेश देवता सूर्य देव का रूप होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र नहीं करना है आपको, गलती से भी धर्मेंद्र नहीं सोचना है कि कुछ वैसे ही सोच लेते हैं तो नाम लिखने में लिख देंगे। नाम में अंतर है। धर्मेश देवता जो सूर्य देव का रूप होते हैं और उरांव जनजाति में दोनों देवी देवताओं का बहुत ही मान्यता है। सरना देवी की पूजा होती है और धर्मेश देवता की पूजा होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सरना देवी का जो निवास स्थान है वो साल वृक्ष में माना जाता है। जो उनका साल, देखो यहाँ पर वृक्ष की कितनी बड़ी मान्यता है। वृक्ष को यहाँ पर पूरा आध्यात्मिक से धार्मिक रूप से जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है कि ये साल वृक्ष को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब वृक्ष के प्रति इनका कितना बड़ा आस्था जुड़ गया है। जो साल वृक्ष है उनकी हमेशा ये सेफ्टी करेंगे क्योंकि उसमें अपने देवी देवता को मानते हैं कि निवास है। तो देखो सरना देवी होती है, सरना देवी का निवास साल वृक्ष में होने के कारण साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इनका साल वृक्ष बहुत ज्यादा पूजनीय हो जाता है और धार्मिक दृष्टि से ये साल वृक्ष को बहुत सेफ्टी प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कघई। जो साल वृक्ष का ये जो साल वृक्ष है, ये जो साल वृक्ष है यहाँ पर खूब ज्यादा सजा दिए हैं। खूब अपने हिसाब से जो एक आयोजन होता है उसको सजा देते हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्र को जितना दूर तक सजाए रहते हैं उसको कघई बोलते हैं। कघई, आसपास का जितना जो सरना वृक्ष है उसके आसपास का पूरा एरिया को कघई बोलते हैं। तो ये देख लो पूजा स्थल है। वाद्य यंत्र को याद रखोगे। वाद्य यंत्र पर भी क्वेश्चन आया है कि सरहुल त्योहार में या सरहुल नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मांदर और झांझ, मांदर और झांझ बार बार बोलो और इसको याद करो कि सरहुल नृत्य में मांदर और झांझ का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें ऐसा भी है कि जो इसमें एक लाइन और लिख लोगे कि साल वृक्ष में फूल आने पर इस तिथि पर इनकी पूजा की जाती है। इसमें सरना देवी और धर्मेश देवता का विवाह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। काले मुर्गे का इसमें कुछ प्रसाद भोग लगाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा त्योहार उनके लिए हो जाता है।
लिखने में समय ना गवाऊं, क्योंकि मैं जो बोलूंगी वो आपको दिमाग में याद करना है और मैं इसको लिखने के लिए आपको पूरा छोड़ दूंगी और आप इसको लिख लेना और ग्रुप में सेंड कर दूंगी। चलिए देखते हैं छाई भीतर। छाई भीतर, छाई भीतर क्या है? छाई भीतर जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन छाई भीतर किसमें मनाया जाता है इस चीज को याद रखना है कि यह उरांव जनजाति में छाई भीतर होता है। उरांव छाई भीतर आत्मा को पूर्वजों से या परमात्मा से मिलाने की एक क्रिया है। ये इनका संस्कार में है, कुछ धार्मिक कार्य है इनका कि आत्मा से परमात्मा को मिलाने का कुछ संस्कार होता है या पूर्वजों से मिलाने का कुछ संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं छाई भीतर। मतलब एक व्यक्ति है जो मृत्यु हो गया, उसकी आत्मा को मिलाया जा रहा है, तो छाई भीतर। अब देखते हैं इसमें विवाह संस्कार, क्योंकि जैसा सभी जनजातियां करती हैं विवाह संस्कार उनके में भी है। दूल्हा जाता है, दुल्हन आती समय होता है। तो सहपलायन विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में सहपलायन विवाह और हट विवाह, बुरावट विवाह, बुराड़ विवाह हमने देखा था, इधर की बेटी इधर आई और इधर की बेटी इधर आई, मतलब अदला बदली विवाह। अब देखते हैं इनकी लोक गाथा। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि कुड़ुक खंडी किस जनजाति का लोक गाथा है? तो कुड़ुक खंडी उरांव जनजाति का लोक गाथा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। उरांव जनजाति के गाथा महाकाव्य को कुड़ुक खंडी कहा जाता है। क्योंकि नाम है इसका, जैसा उनका लैंग्वेज उस तरह से नाम भी है। तो उरांव जनजाति के गाथा महाकाव्य, इसको याद रखोगे कि गाथा महाकाव्य को कुड़ुक खंडी कहा जाता है। अगला है प्रमुख पर्व। इनमें प्रमुख पर्व कौन कौन से देख लेते हैं। सरहुल बहुत प्रमुख पर्व है, ये क्वेश्चन हर बार आया हुआ है इसका। कर्मा भी बहुत महत्वपूर्ण है। फाग मतलब जो होली के समय मनाया जाता है, फगुआ, उस समय फाग मनाया जाता है। और एक कटियारी अलग से याद कर लोगे कि कटियारी पर्व इनके में महत्वपूर्ण है। आ जाओ। चलिए कर्मा पर्व को देखते हैं। कर्मा पर्व, चलिए कर्मा त्योहार या कर्मा नृत्य, आप दोनों का आंसर एक ही लोगे, कोई अलग अलग बात नहीं है। जो कर्मा पर्व होता है, कर्मा त्योहार होता है, उसी में कर्मा नृत्य भी किया जाता है। तो ये सामान्य अवसर पे किया जाता है, मतलब सामान्य समय होता है उस समय करते हैं। और जो कर्मा का एक त्योहार आता है उस समय भी करते हैं। तो देखो यहाँ सर्वाधिक जनजातियों में प्रचलित है। इसको एक मैंने जब जनजातियों में नित्य पर्व को याद करवाया था तो उस समय मैंने एक कोडिंग बताई थी कि सर्वाधिक जनजातियों में यह प्रचलित है। एक तो कमार, फिर बैगा, बिंझवार, गोड़, उरांव, कंडरा और ये कमार तो डबल हो गया, चलो बाद में नहीं करते हैं। तो देखो इतनी जनजातियों में ये कर्मा नृत्य किया जाता है। एक जनजाति का लोकप्रिय नहीं, कई जनजातियों में लोकप्रिय, लेकिन मुख्य रूप से किसमें है? उरांव जनजाति में है ये, जिसमें मुख्य रूप से आएगा उरांव जनजाति में, मुख्य रूप से आएगा। तो इसको मैंने छोटा सा कोडिंग बताया था, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, मैं दोबारा बता देती हूँ कि हर कर्म अपना करेंगे ए बीबीजी और यू के। इससे बहुत सारा चीज तुमको याद हो जाएगा। हर कर्म से यहाँ पर आ जाएगा कमार, है ना, हर कर्म में कमार आ जाएगा। बी से बैगा हो जाएगा, बी से बिंझवार हो जाएगा, जी से गोड़ हो जाएगा और यू से उरांव हो जाएगा और कंडरा और कमार। चलो यहाँ पे फिर से कर लो, कंडरा और कमार। तो देख रहे हो इस तरह से यहाँ पे कर लेना कर्मा, हर कर्म करेंगे तो कर्मा को यहाँ पे याद कर लो। तो इस तरह से देख रहे हो कि इतने सारी जनजातियों का पूरा एक छोटा सा कोड लगाकर पूरा याद कर ले कि किन किन जनजातियों में कर्मा नृत्य, कर्मा त्योहार किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बनना चघरना, देखिए जो कर्मा नृत्य है ये कर्म देवता को समर्पित है, कर्म सेनी देवता को समर्पित है। कर्म सेनी को समर्पित है और यह एक श्रम का त्योहार है, श्रम को समर्पित त्योहार है। श्रम को समर्पित त्योहार है और यह खेती किसानी से जुड़ा हुआ पर्व है, अर्थात कृषि से संबंधित पर्व है, कृषि संबंधित पर्व है।
इस तरह कर्मा नृत्य जो लोक संस्कृति और छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति का हिस्सा में आता है, तो ये कृषि संबंधित बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हो जाता है। जब इनका कृषि खाने योग्य होने लगता है तो अपने देवताओं को ये चढ़ाते हैं। इस तरह से यह श्रम को समर्पित त्योहार है। चलिए यहाँ देखते हैं बन्ना चघरना। बन्ना चघरना, जब मैंने गोदना का लेसन पढ़ाया था तो गोदना के लेसन में मैंने गोदना के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था, वहां पर आप लोगों के समक्ष दिया था। और गोदना में मैंने बैगा जनजाति को विस्तार से बताया था। उसके बाद कमार जनजाति का भी मैंने बताया था, उसी में रामनामी संप्रदाय का भी बताया था और उसमें उरांव जनजाति के बारे में भी बताया था। तो उस पाठ को भी आप जाकर देख लोगे और वहां से भी आपको गोदना के बारे में विस्तृत अध्ययन तुमको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं उरांव जनजाति का पर्टिकुलर पढ़ा रही हूँ, तो बन्ना चघरना आपको दोबारा बताऊंगी। देखिए जो बन्ना चघरना है, बन्ना चघरना को ही गोदना बोला जाता है। जो गोदना है, जो गोदना संस्कार है, कुड़ुक भाषा में गोदना को बन्ना चघरना बोला जाता है। कुड़ुक बोली में गोदना को बन्ना चघरना कहा जाता है। इसका मतलब है श्रृंगार गोदना। बन्ना चघरना मतलब होता है श्रृंगार गोदना, क्योंकि हमने देखा था कि गोदना खुद एक अपने आप में श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? जीवंत लोक कला का उदाहरण है, जो जीवन रहते तक कभी नहीं मिटेगा। जब उसका शरीर का दाह संस्कार होता है, जाके उसकी आत्मा के साथ वो विलीन हो जाता है। मतलब ये जीवंत लोक कला का उदाहरण है और जीवन पर्यंत तक ये रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? श्रृंगार, श्रृंगार हो गया उनका, मतलब प्राकृतिक रूप से रहने वाला श्रृंगार है। यह गोदना जो बन्ना चघरना है, यह गोदना 7 से 8 साल की जो लड़कियां होती हैं उनमें करवाया जाता है। बाकी इसके बाद वो बड़े होने पर भी करवा सकते हैं, लेकिन ये वाला बन्ना चघरना जो इम्पोर्टेंट गोदना है, ये 7 से 8 साल में करवाया जाता है। क्या है इसमें? मस्तक पर, माथे पर 3 खड़ी लकीर गुदवाई जाती है। जहां पर देखो मस्तक में जो आता है बात, वो बचपन में ही करवाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जब उनकी बाली उम्र रहती है, छोटी उम्र रहती है, तो वो जल्दी से मतलब नरम त्वचा रहती है, तो वहां पर वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बड़े होने पर काफी पेन होता है इसमें। बैगा जनजाति में भी हमने देखा था, सामने वी आकार का गोदना करवाती है, वो भी बचपन में ही 7-8 साल में करवाती है। वैसे बन्ना चघरना है जिसे माथे पे 3 खड़ी लकीर गुदवा रहे हैं, वो भी 7-8 साल की उम्र में ही करवा रहे हैं। तो देखो 7-8 साल की उम्र में माथे पर कराया जाता है इसका। और क्या है इसमें? महिलाएं अपने माथे पर 3 खड़ी लकीर, अर्थात जो ऐसा 3 खड़ी लकीर है, ऐसा गुदवाती है। वो क्यों गुदवाती है? उनका कुछ धार्मिक मान्यता जुड़ा हुआ है, कुछ याद जुड़ी हुई है। रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ कहाँ पे है? पटना और बिहार क्षेत्र में है। यहाँ पर हुई, इससे बहुत पहले एक लड़ाई हुई थी, मतलब क्रांति हुई थी, जिसकी याद में वो अपने मस्तक पर गुदवाती हैं। मतलब उस समय को याद रखते हुए अपने मस्तक पर करवाती हैं। तो आप कभी भी जाओगे और देखोगे कि 3 लकीर माथे पे दिखेगा, तो पूछ लोगे कि क्या हुआ था। तो ऐसा मतलब समझ जाना कि मतलब वो किसी की याद में ऐसा करवाती है। रोहतासगढ़ में कुछ लड़ाई हुई थी, जिसके स्मरण में माथे पर 3 खड़ी लकीर गुदवाते हैं। चलिए अभी देखते हैं, हमने इससे पहले देखा था युवा गृह के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। युवा गृह का एक कंप्लीट पार्ट है, लेसन है, वीडियो है, उसमें सभी युवा गृह के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर उरांव जनजाति का हम देख रहे हैं, तो उरांव जनजाति में कौन सा युवा गृह आता है? वह होता है धूमकुरिया। धूमकुरिया युवा गृह आता है उरांव जनजाति में। अब देखो इसके जो हेड होते हैं धांगर महतो, जो धांगर महतो होते हैं वो इस युवा गृह के मतलब मेल प्रमुख होते हैं, मतलब पुरुष प्रधान होते हैं, मतलब कप्तान होते हैं। तो ये पुरुष मुखिया होते हैं धांगर महतो। और जो धांगर है वो पुरुष सदस्यों को, जितने पुरुष सदस्य हैं जो वहाँ प्रशिक्षण लेने वाले होते हैं, सबको कंप्लीटली धांगर बोला जाता है। ये 18+ होते हैं, 18 से ऊपर की आयु के होते हैं, तो इनको सभी को धांगर बोला जाता है। और इनके जो कप्तान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उसको धांगर महतो बोला जाता है। अब दूसरा है बारकी धांगरीन। अब यहाँ पे ये मेल हो गया, ये फीमेल की यहाँ पर हो गया कैटेगरी। तो जो इनकी फीमेल मुखिया होती है उनको बोला जाता है बारकी धांगरीन। बारकी मतलब क्या होता है? बड़ी होता है। जो यहाँ पे धांगरीन है उनके में भी जो हेड होती है वो बड़ी हो गई, इसका मतलब बारकी धांगरीन हो गई।
अब यहाँ पर जो महिला मुखिया होती है, जितनी महिला सदस्य प्रशिक्षण लेने वाली होती हैं उनको धांगरिन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि जितने पुरुष प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनको धांगर बोला गया, जितनी महिला प्रशिक्षण लेने वाली उनको धांगरिन बोला गया, और जो पुरुष में जो मेन होता है उसको धांगर महतो बोला गया, जो महिलाओं में मेन होती है उसको बारकी धांगरिन बोला गया। तो इसको अच्छे से याद रखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उरांव जनजाति का सारा फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पर ये जो संबोधन हम लिखे हैं कि किसको किस उम्र में क्या बोलते हैं, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पर्टिकुलर उरांव जनजाति का देख रहे हैं। तो ये है अध्ययनकर्ता की उम्र सीमा, किस उम्र में किसको क्या नाम से संबोधन किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो 13 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, यहाँ पे 13 वर्ष से एडमिशन दे दिया जाता है। तो 13 वर्ष से कम है तो उसको पूना जोरवार बोलते हैं, पूना मतलब छोटा। तो 13 वर्ष से जो कम है वो छोटा बच्चा होता है, तो उसको पूना जोरवार बोला जाता है। 13 से 18 वर्ष, जो 13 और 18 वर्ष के बीच वाले होते हैं, 13 वर्ष से नीचे को क्या बोल दिया, पूना जोरवार। 13 वर्ष से ऊपर अब देखो क्या हो रहा है, और जो 18 वर्ष से कम है, तो 13 से 18 वालों को बोला गया है मजथुरिया जोरवार, मतलब मझला ग्रुप। मजथुरिया में मझला पकड़ लो तो मजथुरिया ग्रुप को बोला जाता है, जो जिसकी उम्र होती है 13 से 18 वर्ष। नीचे आता है 18 वर्ष से ऊपर, मतलब ये पूरी तरह से परिपक्व उम्र हो गया, इसको सीधे सीधे बोल देंगे धांगर, और यही यहाँ पर धांगर है, यही 18 प्लस सब चलते हैं, ठीक है। तो ये युवा गृह का ये उम्र सीमा है, जिसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि किस उम्र सीमा वाले को क्या बोलते हैं। इसे भी अच्छे से पढ़ना, टेस्ट हो जाएगा फिर एक दिन, है ना, फिर ऐसी भागोगे दौड़ोगे, इसलिए दिमाग में बैठा लो। टेस्ट में बैठोगे तो दिमाग ही बैठेगा, नोट्स नहीं बैठेगा, है ना, तो उसको अच्छे से समझ लो। दिख रहा है? चलिए देखते हैं करैया। करैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करैया क्या है, किस जनजाति में करैया पोशाक पहनी जाती है। तो करैया पोशाक होती है वो उरांव जनजाति में पहनी जाती है, इसका नाम है करैया। जो ऐसे देखो पुरुष सदस्य पहने हैं इस तरह का पोशाक, जो महिलाएं सदस्य पहनी है इस तरह का पोशाक, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं अपने पोशाक में। जिस जनजाति का जो पोशाक है उसको पहनने के बाद उनको एक अलग ही छवि प्रदान करता है, उनकी लोक संस्कृति का एक हिस्सा का बहुत ही गरिमामय मतलब दिखता है वो सब जो पहनती हैं। हालांकि अपने सामान्य जीवन में वो सामान्य वस्त्र पहनते हैं, पर इनका जो पर्व आता है, जो इनका लोक संस्कृति, विवाह संस्कार, जो भी इनका नृत्य संगीत आता है, उसमें यह विशेष करैया वस्त्र को पहनती हैं और बहुत ही अलग दिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, और अलग से इनका एक लोक संस्कृति दिखने लगता है। तो ये करैया है, उरांव जनजाति की पारंपरिक पोशाक है। जब अपने नृत्य को करेंगी, अपने जनजाति समाज के नृत्य को करेंगी, इस तरह का पोशाक पहनती हैं। तो ये करैया क्या है, एक प्रकार का पोशाक है जो उनका पारंपरिक पोशाक होता है, और उरांव जनजाति में संबंधित है करैया। करैया को याद रखोगे, करैया उरांव जनजाति का पोशाक है। चलिए हम देख रहे हैं उनका राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन सभी में महत्वपूर्ण है। हर जनजाति में एक राजनीतिक रूप से पंचायत होती है, उसका पंचायत प्रमुख होता है, और जिसमें उसमें विवादों का निराकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनका राजनीतिक जीवन। पंचायत प्रमुख को बोला गया है महतो। देखे थे हम इसको छोटा सा याद करने के समय, उर महतो बोले थे। उर महतो मतलब ये हो गया उरांव, और ये हो गया महतो। ये दोनों याद हो जाएगा एक साथ, उर महतो। अब यहाँ पे देख रहे हैं परहा पंचायत। परहा इनसे इस महतो से ऊपर कोई विवाद निपटाने के लिए एक परहा पंचायत होती है। तो ये कई ग्राम को मिलाकर एक पंचायत बनाया जाता है, जहां पर कुछ खास विवादों का निपटारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं परहा पंचायत। एक हमने देखा था परहा राजा, किसमें देखे थे, परहा राजा मुंडा है, याद आया, मुंडा जनजाति में हमने देखा था कि परहा राजा बोला जाता है, और यहाँ पर भी इसके जो परहा पंचायत है इसके प्रमुख को बोला जाता है परहा राजा। दोनों जगह आपको याद रखना होगा कि परहा राजा उरांव जनजाति से जो कई ग्रामों को मिलाकर जो पंचायत बनी होती है उसके प्रमुख को भी परहा राजा बोला जाता है, और मुंडा जनजाति में भी उसके पंचायत प्रमुख को परहा राजा बोला जाता है। दो जगह याद करके रखना है इसको। अब देखते हैं पंचायत के पदाधिकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये दीवान, पटवार, पनेरी, पनभरवा,
और मुक्तवा, ये इनके पंचायत के पदाधिकारी होते हैं। किसके? उरांव जनजाति के। उरांव जनजाति में जो पंचायत के पदाधिकारी होते हैं उनका नाम क्या है? दीवान, कोटवार, पनेरी, पनभरवा और मुक्तवा। चलो, इसको दीवान और कोटवार को तो आप समझ जाओगे, कोटवार सब में होता है, कोटवार तो सभी में होता है। जो कोटवार कौन होता है? जो गांव में सूचना का आदान प्रदान करता है, जाके बताता है कि भाई मन, बहनी मन, आज मीटिंग है, आज बैठक रखे गई से, तुम सब 10 बजे ले आ जाइए, है ना। और वो अपने जनपद पंचायत या जो ग्राम पंचायत होता है उसकी जानकारी पहुंचाता है और वहां से जानकारी लेकर आता भी है। तो कोटवार का सामान्य सभी में यूज है, कोटवार का पर सभी में होता है। एक दीवान इनमें विशेष हो जाता है। पनेरी, पनेरी को याद कर लो, उरांव से जो पानी भरने वाला होता है, देखो जो डब्बा लगा के साइकिल में चलता है, उड़ उड़ के हर घर में पानी भरता है, वहीं से याद कर लेना जो पानी भरने वाला होता है उड़कर पानी भरता है, तो पनेरी हो जाएगा, उरांव में हो जाएगा। पनभरवा, पानी भरने वाला, दोनों ही देखो यहाँ पे याद हो जा रहा है कि जो पानी और पनभरवा होता है उड़ उड़कर पानी भरता है, मतलब जो डब्बा लटका के रखे रहता है दोनों साइकिल में और पानी भरकर देता है लोगों के घर में, तो पनेरी और पनभरवा उड़ उड़कर देता है, तो उरांव से याद हो जाएगा। मुक्तवा, सुबह सुबह पानी देके अपने काम से मुक्त हो जाता है, दिन भर उसका कोई काम नहीं रहता है, बस एक बार पानी पनभरवा का काम कर लिया और मुक्त हो गया, तो ये याद हो जाएगा उरांव जनजाति में। इसके पंचायत प्रमुख भी याद रखना है और पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनको भी याद रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से उरांव जनजाति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में निवास करती है और इनका जो लोक संस्कृति है बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मा, कर्मा पे बहुत क्वेश्चन आ चुका है। कर्मा त्योहार, कर्मा पर्व, मतलब अब तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सब में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अंदर से निकालकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बनना चघरना है ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको ये कभी ना कभी देखने को मिल सकता है। पढ़ा हुआ व्यक्ति को ही ये सब बनेगा, क्योंकि ये भीतर में पढ़ा हुआ चीज है, ऊपर में आपको नहीं मिलेगा ये। तो इसके अंदर काफी विशेष बातें हैं जिसको आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और याद कर लेंगे। ये जो पनेरी पनभरवा है ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को आगे मिल सकता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे।